डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होगा 10th क्लास का कि एक करंट कैरिंग वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ओरेस्टेड ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो इसमें हाई करंट फ्लो हो रही है, इसके चारों ओर बहुत से कंसेंट्रिक लूप्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड के। इसके चारों राउंड में मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसके इधर एक और सर्किल आप बना सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आपने देखा होगा, इसके चारों बहुत से करंट मैग्नेटिक फील्ड होंगे। जैसे कि ये कोई वायर है तो इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड चारों ऐसे घूम के गई होगी। इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो मैं दिखा रहा हूं वो कैसे दिखा रहा हूं कि अगर आप करंट कैरिंग वायर में ऊपर की ओर करंट है उसको आप राइट हैंड में ऐसे ग्रिप में ले लेते हो, हाथ में होल्ड कर लेते हैं, तो थंब को अगर करंट की डायरेक्शन में रखेंगे तो जो फिंगर्स होंगी अराउंड द वायर दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इसके चारों मैग्नेटिक फील्ड इधर से बाहर निकलेगी। अगर मैं ऐसे दिखाऊं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बोर्ड पे इस पॉइंट पे, तो वो अंदर की ओर होगी। इसको हम क्रॉस से दिखा देंगे इनटू, और इधर जो पॉइंट होगा उस पर मैग्नेटिक फील्ड आउट निकलेगी, बोर्ड से परपेंडिकुलरली आउटसाइड। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकलेगी, ऐसे घूम के अंदर जाएगी, उसके अराउंड घूमेगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो वायर से बनती है उस पर बायो और सेवर्ट का रूल है। बायो सेवर्ट लॉ। वो क्या है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट वायर होना जरूरी नहीं है, करंट कैरिंग वायर है, इसका अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे तो उसको हम छोटी सी लेंथ DL ले लेते हैं, यहाँ पे DL वेरी स्मॉल लेंथ, और इसमें करंट I है तो इसको हम कहेंगे करंट एलिमेंट, आइडियल करंट एलिमेंट। केवल DL है तो लेंथ एलिमेंट है, उसको हम डायरेक्शन के साथ दिखा रहे हैं, ऊपर की ओर करंट है। तो इस करंट एलिमेंट से यहाँ पर कोई पॉइंट पे फील्ड बनेगी, वो इनटू द बोर्ड होगी, अंदर की ओर होगी और बहुत स्मॉल होगी, केवल इतने पार्ट से बनने वाली फील्ड। ये जो पॉइंट हमने चूज किया है इसकी लोकेशन जो है इस वेक्टर R से रिप्रेजेंटेड है। तो मैग्नीट्यूड इस डिस्टेंस का R है और वेक्टर R, और यहाँ पे ये DL वेक्टर लिया जा सकता है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। इफ द एंगल इज थीटा देन द फील्ड हियर विल बी प्रोपोर्शनल टू फॉलोइंग थिंग। कौन कौन सी चीजों के प्रोपोर्शनल होगी? करंट, कितनी करंट इसमें, एंड लेंथ ऑफ द एलिमेंट। ओके, यहां पर अगर हम मैग्नीट्यूड केवल लिखें तो हम एंगल को अलग से दिखाएंगे, साइन थीटा, यानी एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम dB होगी। अगर 90 से ज्यादा एंगल है या फिर कम है तो साइन की वैल्यू कम होगी और dB भी कम होगी, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। और नीचे होता है इनवर्स रिलेशन, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। और इसको अगर हम यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट लेते हैं तो वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट है इसमें जो म्यू नॉट है ये है परमिएबिलिटी। म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, म्यू नॉट जो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था वो परमिटिविटी था, एप्सिलॉन नॉट और द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये है परमिएबिलिटी। और यहां पर इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं,
अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट की वैल्यू, केवल म्यू नॉट की वैल्यू 10 टू द पावर 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। और अगर हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की बात करें तो उसकी पूरी वैल्यू है 10 टू द पावर -7। ओके, तो इसको हम आगे यहीं पे लिख सकते हैं। म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पूरा हो जाएगा 10 टू द पावर -7 IDL साइन थीटा अपॉन r²। इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अगर वेक्टर फॉर्म देखें, क्योंकि इसका वेक्टर अंदर की ओर है, r के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये जो r डायरेक्शन है उससे परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड, r कहीं पर भी लिया जाए। ओके, तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। वेक्टर फॉर्म में dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r कैप इक्वल्स r²। यहाँ पे dl का वेक्टर है। क्या हुआ इसमें कि dl अगर आप देखें, dl वेक्टर क्रॉस r, इसकी वैल्यू होगी कितनी? dl वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड केवल dl, r का मैग्नीट्यूड 1 है और दोनों के बीच के एंगल का साइन ऑफ एंगल बिटवीन dl एंड r कैप, तो इट इज थीटा हियर, थीटा एंगल है। तो इस तरह से ये dl साइन थीटा की वैल्यू है, dl साइन थीटा। तो dl साइन थीटा जो यहां पर था उसकी जगह हमने लिखा dl क्रॉस r कैप। कई बार ऐसा होगा कि हम अगर ऊपर एक r यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और एक r यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r, और r का मैग्नीट्यूड, वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है और r का मैग्नीट्यूड है, मल्टीप्लाई होके वेक्टर बन जाएगा। नीचे r² एंड r³ हो जाएगा। तो ये भी इस तरह से लिखा हो, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, इधर ये भी है मैग्नीट्यूड, सॉरी वेक्टर फॉर्म। ठीक है, यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी यूनिट टेस्ला होगी, बी की यूनिट टेस्ला। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है उसकी आप लिख सकते हैं उसका भी, इसका यूनिट लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल्स टू 10 टू द पावर -7 यूनिट टेस्ला। यहाँ पर देखें तो r² और ये जो लेंथ है और लेंथ के डायमेंशन मीटर अपॉन एम्पियर। ठीक है, बायो-सेवर्ट लॉ की वही इंपॉर्टेंस है जो कूलम्स लॉ की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। नेक्स्ट हम बायो-सेवर्ट लॉ का यूज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी सर्कुलर लूप कॉइल के, सर्कुलर लूप के सेंटर पर। तो एक अगर आप लूप कंसीडर करें इस तरह से, करंट लूप, इसमें करंट कहीं वायर के थ्रू ऐसे आती है और इधर से चली जाती है, पूरा सर्कुलर लूप है और इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो यहाँ पे एक करंट कैरिंग वायर का छोटा सा एलिमेंट होगा, तो उससे जो फील्ड बनेगी, अगर इसका लूप का रेडियस r है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर
वो कैसे बताएंगे आप? यहाँ पर ये जो पार्ट है छोटा सा डीएल, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो किधर की ओर बनेगी? इसको ग्रिप में ले लें वायर को, तो आपको ऊपर की ओर फिंगर्स यहाँ पे हैं तो अप साइड बनेगी। दूसरा तरीका, राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखें। फॉर द करंट लूप, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखते हैं राइट हैंड के, तो थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट द सेंटर। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर बाहर की ओर निकलेगी और सभी मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे जो करंट एलिमेंट होगा आइडियल, उसकी वजह से भी ये डिस्टेंस तो आर होगी, उसके लिए भी सभी फील्ड्स पूरे की ऐड होंगी। तो टोटल फील्ड यहाँ पर कितनी होगी? स्मॉल फील्ड होगी एक करंट एलिमेंट से डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन, ये एंगल हमेशा आप देख रहे हैं 90 डिग्री है, सरकमफरेंस पर जो टेंजेंट डायरेक्शन है वो और आर के बीच का एंगल, तो ये साइन 90 है और अपॉन में आर स्क्वायर है, तो ये स्मॉल फील्ड है। और जो टोटल फील्ड होगी वो कितनी होगी? बी एट द सेंटर, वो होगी इंटीग्रेट करने पर, डीबी को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगी, तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। ये तो चीजें बाहर आपको रखनी पड़ेंगी, क्यों? क्योंकि आई एक कांस्टेंट करंट है, डिस्टेंस फ्रॉम एवरी एलिमेंट इज सेम, सभी एलिमेंट से सेम डिस्टेंस है आर, तो ये चीज कांस्टेंट है इस पर्टिकुलर लूप के लिए। और साइन 91, केवल डीएल अंदर है, डीएल को इंटीग्रेट करेंगे पूरे लूप पर, इंटीग्रेट करने पर आपको मिलेगा ये, बिना इंटीग्रेट किए आप समझ जाएंगे, सब एलिमेंट्स जब डीएल एलिमेंट्स आप ऐड करेंगे तो ऐड करने पर उसकी वैल्यू 2 पाई आर सरकमफरेंस के ही इक्वल होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर और यहाँ पर 2 पाई आर, ये वैल्यू इंटीग्रेट होकर के लिख दी जाएगी। इंटीग्रल कैलकुलस बिना लगाए आप डायरेक्ट लिख देते हैं, तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आपको मिलेगा आई, एक आर कैंसिल है, बल्कि 2 पाई यहाँ पर, 2 पाई से 2 पाई 2 जा और आई अपॉन आर, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पर, लूप के सेंटर पे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड। करंट अगर एम्पियर में है, डिस्टेंस मीटर में है, तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला। ठीक है, एक्सिस पर भी आप निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, एक जनरल फॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ लूप। तो यहां पर अगर कोई लूप है इस तरह से, करंट लूप, इसको साइड से आप देख रहे हैं, तो करंट का जो लूप का एक्सिस है वो इधर की ओर है, इस ओर मान लीजिए एक्स एक्सिस है, इस पर लूप इस तरह से रखा हुआ है कि वो सेंटर इधर की ओर फेस कर रहा है, इसका प्लेन ऑफ द लूप, यानी कि वाई जेड प्लेन में ये लूप रखा हुआ है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। तो एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर लेंगे डीएल, उसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे दिस पॉइंट, कैन से दिस पॉइंट इज पी। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है उसको आप आर ले सकते हैं, ये यू कैन से इट इज ए, यू कैन से दिस इज द डिस्टेंस एक्स, एट डिस्टेंस एक्स। ठीक, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी डी बी। क्यों इधर की ओर होगी? क्योंकि आर के परपेंडिकुलर हमेशा होती है डी बी। ठीक है, और यहाँ पर जो डीएल के साथ आर, स्मॉल आर, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज मेकिंग एंगल हियर 90 विद द डीएल। कैसे? क्योंकि जो
ये लूप है, इसका जो सरकमफरेंस है इस तरह से उसके ऊपर डीएल लिया गया है और डीएल से परपेंडिकुलर होगी ये डिस्टेंस आर। ओके, टेंजेंट टू द लूप डीएल है और उससे परपेंडिकुलर ये वाला आर है किसी भी एंगल पे कहीं भी। तो यहां पर जो इससे फील्ड बनेगी स्मॉल डीबी, डीबी की जो वैल्यू होगी वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ऑन आर स्क्वायर, और यहाँ पे साइन 90 है। ओके, तो इस साइन 90 को हम नहीं लिखेंगे। और फिर अगर ये वाला एंगल आप थीटा लेते हैं तो इसके हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं। किसी बुक में दूसरी ओर भी थीटा ले सकते हैं। इसको अगर थीटा लेंगे तो ये 90 माइनस थीटा, इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये थीटा होगा ये वाला एंगल। तो आइदर वे आप कुछ भी लिख सकते हैं। और मैं लेता हूं, अगर मैंने इस एंगल को थीटा लिया तो मैं इसके दो कंपोनेंट करूंगा, एक इधर की ओर और एक ऊपर की ओर। तो यहां पर जो कंपोनेंट होगा वो dB cos थीटा along द एक्सिस, ऊपर की ओर हो जाएगा dB sin थीटा। अगर आप इस वाले एंगल को लेते थीटा तो ऊपर dB cos थीटा और इधर dB sin थीटा, पर उससे फर्क फाइनली कुछ नहीं पड़ता है। तो एंगल हमने इसको लिया थीटा और ये dB cos थीटा। इसी तरह से आप कोई नीचे करंट एलिमेंट लेंगे जस्ट उसके अपोजिट, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगी dB, और फिर इस dB के भी दो कंपोनेंट, ये भी एंगल थीटा होगा तो इधर की ओर कंपोनेंट लेंगे वो भी dB cos थीटा होगा और इधर की ओर dB sin थीटा कंपोनेंट होगा। तो ये दोनों कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट होंगे। जो एक्सिस के परपेंडिकुलर अप एंड डाउन है वो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, ये वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का टोटल है वो आगे एक्सिस की ओर आएगा। दैट विल बी सम ऑफ dB cos थीटा ओनली। तो द मैग्नेटिक फील्ड at axial point B equals to along x-axis, and that would be sum of integral of, इंटीग्रेट कर लेंगे dB cos थीटा, पूरे इसके लिए आगे की ओर फील्ड आएगी। अब यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें इस ट्रायंगल की मदद लेनी होगी। बिफोर दैट हम यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे, इंटीग्रेशन dB की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl r स्क्वायर और फिर है cos थीटा। अब cos थीटा, अगर ये वाला एंगल थीटा है इसमें तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये अगेन थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये अगर 90 माइनस थीटा तो ये वाला एंगल हम लेंगे थीटा। ओके, अगर हम यहां पर थीटा लेते तो फिर हमारा ये थीटा आता। ओके, दिस इज 90 माइनस थीटा। ये थीटा है तो इसके लिए हम लिख सकते हैं cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, cos थीटा इक्वल्स टू थीटा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज r। ये cos थीटा की वैल्यू है, इसको आप पुट कर देंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आप चाहें तो इसको बाहर इंटीग्रेशन का साइन आप दूसरी जगह लगाएंगे। I is same everywhere, R is same for all length element, current element, and TL will be inside,
and cos is A upon R. Angle are also constant for a particular loop, particular distance. x अगर फिक्स है तो यहाँ पर ये R भी बाहर आएगा और A भी बाहर आएगा। आपको मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू A अपॉन R क्यूब और इंटीग्रेट होगा dl ओवर द एंटायर लूप। इस लूप के ऊपर इंटीग्रेट हो रहे हैं छोटे छोटे करंट एलिमेंट आइडियल सभी, या सिर्फ आप लेंथ एलिमेंट हैं डीएल हम ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, करंट आई है सभी में। तो इस तरह से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से ये 2 पाई ए आएगा, बिकॉज ए इज द रेडियस ऑफ लूप। तो इट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर क्यूब ए, और ये हो जाएगा 2 पाई ए। ठीक है, फिर आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 2 पाई से ट्वाइस इसको क्रॉस किया। मैग्नेटिक फील्ड हियर B equals to mu naught upon 4 pi mu naught upon 2 and I upon R cube A square। okay? यहाँ पे R cube अगर आप देखें तो क्या मिलेगा, here R equals to perpendicular square plus distance of the point, this point x square और अंडर रूट के लिए मैं हाफ कर देता हूँ पावर। तो what we will get mu naught upon 4 mu naught upon 2 I a square upon a square plus x square, पावर क्यूब थी तो 3/2 हो जाएगी पावर। दिस इज द वैल्यू ऑफ फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। आप सिर्फ एक्सियल पॉइंट लिख सकते हैं एक्सिस पर। ये मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर आप कंडीशन लगाते हैं कि सेंटर पर कितनी फील्ड होगी तो वो भी आप बता सकते हैं। At center x equals to 0, then what will be the field? B equals to mu naught upon 2 I a square और नीचे क्या है a square plus 0 3/2। अब यहाँ पे 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 0 अगर हटेगा तो पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी। यू विल गेट ए क्यूब और ऊपर होगा ए स्क्वायर, तो बचेगा केवल ए। तो जिस लूप का रेडियस, करंट कैरिंग लूप का रेडियस ए होगा, उसके सेंटर पे बनने वाली फील्ड आपको पता चल गई। पहले की तरह है, पहले हमने आर रेडियस लिया था तो यहाँ पे आर था, ये सेंटर पर है फील्ड। केस एक और बता सकते हैं आप कि अगर हमारा डाइपोल बहुत छोटा हो, ये मैग्नेटिक डाइपोल है, क्योंकि एक फेस पर मैग्नेटिक फील्ड ये अपने अंदर से निकालेगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, एट द सेंटर। जो नेट डायरेक्शन आई मैग्नेटिक फील्ड की आउटसाइड, किसी भी पॉइंट पे बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड होगी टोटल। और अगर इधर का पॉइंट लेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे टर्न होती जाएगी, इधर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी, इधर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी, इधर से मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगी, इधर से मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेंगी, और इधर से घूम करके बड़े रास्ते से ऐसे आएंगे, ऐसे टर्न होकर उसी में आएंगे। तो एक फेस इसका एन पोल की तरह बिहेव करता है और दूसरा एस पोल की तरह से, जस्ट लाइक
ए बार मैग्नेट एन एस, मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकलती हैं और इधर से एंटर करती हैं इस तरह से। तो ये भी मैग्नेटिक डाइपोल है, एक पार मैग्नेट, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है। करंट लूप बिहेविंग लाइक मैग्नेटिक डाइपोल। दूसरा ये है कि अगर डाइपोल बहुत छोटा हो, उसका ए बहुत छोटा, ए इज मच लेस देन डिस्टेंस एक्स, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर को और छोटा होगा, मच मच लेस देन एक्स स्क्वायर, देन इन दैट केस सेकेंड, ए स्क्वायर इज मच लेस देन आर स्क्वायर, you can say here x square। डाइपोल बहुत छोटा है, उसके एक्सिस पे कोई दूर का पॉइंट लेते हैं। डाइपोल इतना छोटा हो सकता है जैसे एटम के साइज का। एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, दैट आल्सो फॉर्म ए करंट लूप, तो उनसे भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है और वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगी यहाँ पे देखते हैं। इसमें ए स्क्वायर को, इसको हम नेग्लेक्ट कर दें, ऊपर नहीं नेग्लेक्ट करना है, नीचे नेग्लेक्ट करेंगे, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर, जहाँ पे सम है वहीं पे स्मॉलर वैल्यू को नेग्लेक्ट करेंगे, यू विल गेट एक्स क्यूब। तो इस तरह से फील्ड दिखाई देगी। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें हम करें कि यहाँ पर नीचे 2 पाई और ऊपर 2 पाई बढ़ाएंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा आई, और यहाँ पे पाई ए स्क्वायर और 2 टाइम्स यहाँ पे किया, 2 पाई हमने बढ़ा दिया। आई पाई ए स्क्वायर, तो नीचे एक्स क्यूब। ये जो करंट इनटू पाई ए स्क्वायर, पाई स्क्वायर हियर, अगर कोई लूप है उसका रेडियस ए है, तो इसका एरिया कितना हुआ, एरिया हुआ पाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया रख देंगे, तो मुझे क्या मिलेगा एरिया रखने पर, चलिए अभी लिखे रहने देते हैं पाई ए स्क्वायर, मैं इधर लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई इंटू एरिया अपॉन एक्स क्यूब। एक नई क्वांटिटी डिफाइन की जाती है कि करंट इंटू एरिया, दैट मीन्स पाई ए स्क्वायर, और यू कैन से ए, एरिया ऑफ द लूप। अगर कोई लूप है उसमें करंट आई है और उसका एरिया ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका, तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो एम कहलाएगा। ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो बी की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम ऑन एक्स क्यूब। ये वैसा ही है जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल थी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल था प्लस चार्ज और इधर माइनस चार्ज, माइनस क्यू प्लस क्यू, देन उसके एक्सिस पे जो फील्ड बनती थी यहाँ पर फ्रॉम द सेंटर आर डिस्टेंस पर वैसी बनती थी। अगर हम डिस्टेंस एक्स लेते तो यहाँ पर एक्स क्यूब होता। तो एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल से बनने वाली, इलेक्ट्रिक डाइपोल से बनने वाली फील्ड ये थी। ये क्वांटिटी इससे मैच करती थी, दैट्स वाई ये भी मैग्नेटिक डाइपोल हुआ है मोमेंट, और ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी। पी की वैल्यू आप लिखते थे, पी है डिफाइंड था 1 ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल। ये 2a आपने अगर लेंथ ली थी तो इसको 2a कहते थे। अगर आप 2l लेते हैं
तो ये 2L, ये एक्चुअली लेंथ ऑफ डाइपोल है, चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल में लेंथ का कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई किया जाए तो वो भी किया जाता है, कुछ बुक्स में हम देखेंगे कि ऐसा किया गया है कि आर मैग्नेट है, उसका चार्ज तो नहीं होता लेकिन क्यू मैग्नेटिक उसकी पोल स्ट्रेंथ ले लें, नेगेटिव क्यू मैग्नेट पोल स्ट्रेंथ, उसकी लेंथ 2L हो, तो मैग्नेटिक डाइपोल को क्यू मैग्नेटिक इंटू 2L लेंथ ऑफ डाइपोल इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये था एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन और है बायो-सेवर्ट लॉ की, जिसकी मदद से हम स्ट्रेट वायर की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड, वेदर इट इज ऑफ फाइनाइट लेंथ और मे बी इनफाइनाइट लेंथ, तो इनफाइनाइट लेंथ का अगर कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है उससे r डिस्टेंस पर फील्ड हम निकाल सकते हैं यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ। बट एम्पियर लॉ से निकालना बहुत आसान है। तो एम्पियर लॉ गॉस लॉ की तरह ही यूजफुल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ आपने जो पढ़ी थी, एम्पियर सर्किटल लॉ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए काफी इजी होता है। उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे।